डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट कोवेरिएंस की एंड कोवेरिएंस कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे इफेक्ट डालता है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड अगर आप अपनी एमएल अग्रवाल की बुक फॉलो कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज 13.6 का कंटेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपके लिए ऐसी ही क्लास 11th एंड 12th की वीडियोस लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लो एंड ये सारे के सारे नोट्स प्लस पिछले जितनी भी क्लासेस हमने ऑलरेडी ले रखी हैं उन सब के सॉल्व पीडीएफ्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे। उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक में मिलेगा, तो जाइए और तुरंत आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज शुरू करते हैं विथ दिस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, डिटेल में चीजों को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के मेरा नाम है ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 13.6। मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस दिखा चुका हूं, लेकिन हर क्लास शुरू करने से पहले सिलेबस दिखाने का मेरा लॉजिक ये रहता है कि आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। वी हैव डन एवरीथिंग व्हिच इज अबव हियर। हमने कोरिलेशन दो सेट्स में कैसे एग्जिस्ट करता है उसकी बात करी। आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन और इसी को इस पे ज्यादा एम्फेसिस देना है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट क्लास जो आखिरी हमारी क्लास होने वाली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, उसमें हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन रिलेटेड होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसके बाद खत्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है और जनरली सिर्फ इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। कोवेरिएंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन उसका कुछ भी हो कैसा भी हो, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। To standardize it further, we use the following formula: Karl Pearson's coefficient of correlation, sometimes also called the प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। आजकल भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अगर एक और नाम पूछा जाए कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन का, वाइवा में ही पूछ ले, तो तुम्हें क्या बोलना है? द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। सिंपल सा फॉर्मूला, इसको डिनोट हम करते हैं इधर आर से, ये एक आपका आर हो गया, या फिर रो से, ये इसको हम रो कहते हैं, आर एच ओ, आर एच ओ बोलते हैं रो। ये सिंबल होता है रो का, इट्स लाइक अ पी बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड पी। इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया है और कोवेरिएंस की वैल्यू दी है, आप डायरेक्टली उससे रो या फिर आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर को ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और इसमें कुछ एक्सटेंडेड फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलेज को भी हमारे लिए समझना जरूरी होता है। अगर हम यूवी वाला मेथड भी यहाँ पे देखो यूज करते हैं, यूवी वाला कोवेरिएंस में, तो सेम रिजल्ट हमको मिलता है। तो आप यूवी में कैलकुलेट कर रहे हो कोवेरिएंस या एक्स वाई में कैलकुलेट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, कोवेरिएंस डिपेंडेंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट, लेकिन कोवेरि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट। तो ये जो आर की वैल्यू आती है ये फिक्स वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में। आर विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 to 1। आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो कि मॉड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1। तो आई एम राइटिंग द सेम एग्जैक्ट थिंग, दो तरीके से बस लिख रहा हूं। तो ये आपको डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ रिमार्क्स रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा। सबसे पहला, द स्क्वायर ऑफ आर दैट इज आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आर और उसी का स्क्वायर कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि आर -1 से 1 के बीच में होता है। स्क्वायर करोगे तो 0 1 के बीच में लाई करेगा। So variation between x and y is indicated by r square and not r. तो x और y के जो वेरिएशन होता है वो r स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ r is 0.9, there is a strong positive relation between x and y. बट इसका जो स्क्वायर होगा वो 0.81 होगा। So only 81% variation in y is explained due to variation in x. इसका मतलब क्या होता है? ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो r बताता है क्या रिलेशन है, और कितना रिलेशन है वो r स्क्वायर बताता है। ठीक है, 0.9 आया, आपको बता रहा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। नेगेटिव 0.9 आया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, वो नेगेटिव रिलेशन कोरिलेशन होता है। पिछला वीडियो देखना, इधर आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको क्या इसका स्क्वायर करना है, वो डिटरमाइन करेगा कि कितना वेरिएशन है। तो आर स्क्वायर इज द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
एंड कोरिलेशन इज सेड टू बी हाई डिग्री अगर आप 3/4 से 1 के बीच में आपकी r की वैल्यू मिलती है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए मॉड यहाँ पे लगा हुआ है। समझ रहे हो? मॉड की वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू जब हम लेंगे, मॉड ऑफ r लेंगे, तो ये वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में होना चाहिए। 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75 और 1 के बीच में है, तो ये आपका हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। मॉडरेट डिग्री होगा अगर 1/4 मतलब 25% यानी 0.25 से 0.75 के बीच में रहेगा तो मॉडरेट होगा, और लो होगा जब आप 0 से 0.25 के बीच में देखोगे, तो लो, मॉडरेट, हाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। तीसरा पॉइंट, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? लॉजिक तो समझ रहे हो ना? अगर x और y इंडिपेंडेंट है यानी x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उनका कोवेरिएंस कितना? जीरो। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना? जीरो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन कोवेरिएंस। इनवर्सली अगर r जीरो है तो then x and y have no linear relation, ठीक है? However, y may still have a curved relation with x. कोई लीनियर रिलेशन नहीं होगा। r जीरो का मतलब क्या है? कोई लीनियर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, लेकिन एक कर्व्ड रिलेशन हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इन ऑब्जर्वेशंस को देखो और इनका कैलकुलेट करो r, तो तुमको जीरो मिलेगा। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इन सबको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर निकालूंगा, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दिख रहा है कि भाई -4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कोई भी आर कोरिलेशन नहीं था, नंबर्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं था अगर इसको एज अ सेट देखेंगे, लेकिन एक इनवर्स रिलेशन जरूर था आर जीरो होने के बाद भी। So next point, correlation coefficient is highly abused by researchers and advertisers. It may or may not indicate cause and effect relationship. तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी रिसर्चर्स, एडवाइजर्स, एंड एनालिटिक्स जो करते हैं, बहुत ही ज्यादा अब्यूज करते हैं, अब्यूज का मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एग्जैक्टली नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। For example, in any school you will find a high positive correlation between children's shoe size and spelling ability. ये क्या है भाई? क्या ये कॉज इफेक्ट है? उसका शू साइज बड़ा है तो क्या पढ़ने में अच्छा है, या पढ़ने में अच्छा है तो शू साइज बड़ा होगा? नहीं ना। लेकिन पता है भाई, क्योंकि आप बड़े बच्चे अच्छे से स्पेल कर पाएंगे, छोटे बच्चे अच्छे से स्पेल नहीं कर पाएंगे, तो बड़े बच्चों का शू साइज बड़ा है, बट दैट डजंट मीन कि हर बड़े बच्चे का स्पेलिंग डिक्टेशन अच्छा ही होगा। Does it mean that bigger feet lead to better brains? Obviously not, right? थर्ड फैक्टर क्या था? एज, जो यहाँ पे इन्होंने बताया ही नहीं। तो एज ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, शू साइज भी अफेक्ट करता है और स्पेलिंग करने की एबिलिटी भी अफेक्ट करता है। सो आई होप मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे पाया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। एक एग्जांपल है, अच्छा फॉर्मूला स्किप हो गया हमसे लग रहा है, यस फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मुलेज हैं, इन तीन फॉर्मुलेज को हमें समझना है। पहला कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो फॉर्मूला है अगर एज इट इज दिया है तो। लेकिन अगर x एंड y की वैल्यूज दी हैं, एक सेट दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मुलेज हैं, एक्चुअली चार फॉर्मुलेज, चौथा भी मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या होते हैं फॉर्मुलेज? जैसे कि अगर x माइनस एक्स बार y माइनस बार स्मॉल फ्रैक्शनलेस नंबर, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डेसिमल वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है तो इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। रिमेंबर, दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस एंड दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। मिसिंग एक चीज है, ऊपर से डिवाइड बाय n मिसिंग है, और नीचे में इन दोनों में क्या होता है? n होता था, करेक्ट, इन दोनों में n होता था, तो स्क्वायर रूट के बाहर n n करके कट जाता है, तो इसीलिए n को हम हटा ही देते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला r का बनता है, और इस r से आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू मिल सकती है, बट -1 और 1 के बीच में होगी, इस बात को हमेशा याद रखना। उसके बाद इफ x एंड y स्मॉल नंबर्स, x और y अगर स्मॉल नंबर्स हो जाते हैं या डेसिमल क्वांटिटीज के साथ होते हैं, सो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, दिस वैल्यू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कई बार मॉडिफाई करके लिखा जाता है, मैं मॉडिफाइड वैल्यू भी आपके लिए लिख देता हूं। दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज n into सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y। अब यहां से डिवीजन से n हट गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर, यहां से भी यही होगा, n into सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ n into सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म भाई फॉर्मूला। कितना डिफिकल्ट था? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे n कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से दो n इंटू एन, स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का n स्क्वायर बाहर आके सिंपल सा n, ऊपर भी सिंपल सा n था, तो वो कट के ये एक फॉर्मूले को आपको जन्म देता है। तो इधर यूज दिस फॉर्मूला और दैट फॉर्मूला, इट डजंट मैटर,
एन को कहां प्लेस करना है वो तुम्हारे ऊपर है, कट रहा हो काट दो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो गई तो आप u और v की वैल्यूज ले सकते हो, जैसे हम कोवेरियंस में कैलकुलेशन कर रहे थे, ऊपर कोवेरियंस का ही फॉर्मूला है और नीचे आपके वेरियंस का फॉर्मूला है, तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूलेस को लिख सकते हो। यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज फॉर्मेट्स, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको ऑलरेडी आर के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया है, एक एग्जांपल देखो, जैसे इन्होंने बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स एंड वाई में एक रिलेशन दिया, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, देखो एक्स बार निकाला 15 आया और वाई बार 20 आया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा, और अगर डेसिमल नंबर नहीं होगा तो हम नॉर्मल वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सारी कैलकुलेट की, x माइनस एक्स बार के कॉलम बनाया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर y माइनस वाई बार का किया, उसका स्क्वायर किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखा। अब y माइनस वाई बार स्क्वायर क्यों था, क्योंकि फॉर्मूले में दैट इज रिक्वायर्ड, आपको ये लास्ट में नीचे दिख रहा होगा साफ साफ, देखो वैल्यू रखा, आंसर आ गया, ये बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, कितना है कितने डिग्री से है उसका स्क्वायर करके आपको पता चलता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से टेबल बनेगी। ऑल्सो द बेसिक क्वेश्चंस जहां पे टेबल नहीं बनाना होता है बट क्वेश्चन को हमें आराम से सॉल्व करना होता है, समझ के सॉल्व करना होता है। जैसे एक्सरसाइज 13.6 में पहला क्वेश्चन ये है, आपको रो एक्स वाई मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज अनदर नेम, रो का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अगर कोवेरियंस की वैल्यू -16.5 है, वेरिएंस ऑफ एक्स इतना है और वेरिएंस ऑफ वाई इतना है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है कि भाई रो ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। जस्ट राइट द वैल्यूज, यहाँ पे -16.5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2.25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। सिंप्लीफाई करेंगे तो -16.5 डिवाइडेड बाय, ये देखो 1.5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1.5 लिख दोगे आप, इंटू 12 लिख दोगे, 144 का स्क्वायर रूट 12 भी तो होता है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन मत भूलना, दिस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा भाई 1 से 11 से, 11/12, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 11/12, दैट इज द आंसर। यू कैन लीव इट राइट हियर, इट्स फाइन, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो आंसर, फ्रैक्शन वैल्यूज वर्क्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 13.6। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.64, मतलब इसमें r की वैल्यू दे दी आपको 0.64, इसका जो कोवेरिएंस है ऑफ x एंड y ये 16 है, एंड द वेरिएंस ऑफ x दिया, बहुत बढ़िया, वेरिएंस ऑफ x दिया, वेरिएंस ऑफ y निकालना होगा, ये 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये हमारे लिए अननोन है। वी जस्ट पुट इन द वैल्यूज फॉर्मूले में, r इज इक्वल्स टू covariance of x comma y divided by square root of variance x square root of variance y, वो essentially standard deviation होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, तो ये फॉर्मूले को आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो r की वैल्यू है 0.64 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 3, और मुझे ये नहीं मालूम तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो लेट्स टेक इट हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y is equals to 16/3 into 0.64, यहां से आप हटाओगे ऊपर 100 आएगा, ये 1 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, और ये 25/3 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y is just 25/3 and that is your answer. If you want you can just do it like this कि 8.33 होगा as the answer, standard deviation of y is 8.33। समझ में आया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन एरर होगा, टेंशन ना लो। कई बार हम बोर्ड पे ऐसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, इट्स फाइन, आपको कॉन्सेप्ट में कभी गलत नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन एरर जरूर कर सकता हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं चैट जीपीटी नहीं हूं। Find the covariance and coefficient of correlation between x and y when n equals to 10 sigma x। हमको देखो यहाँ वैल्यूज दे दी, बहुत सारी वैल्यूज, और हमको कोवेरियंस भी निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालना है। सो कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था ना, याद है,
भूल गए? सो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था? कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने दो तरीके के फॉर्मूले पढ़े थे, इधर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई is equals to sigma x minus x bar y minus y bar divided by n. This is the value of covariance. Also, this formula can also be rewritten as sigma xy minus sigma x sigma y अपॉन n। अब देखो ये जो n होगा ये किसके पास जाएगा? ये n पूरे पे आएगा या बाहर आएगा? यहाँ पे अंदर एक n आता है और बाहर भी एक n आता है, कुछ इस तरीके के। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनता है, जस्ट टू मेक इट दैट वे। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो। देखो भाई क्या आएगा, 1 अपॉन n, उसके बाद 1 अपॉन n विच इज 10, 10 रख लेते हैं इनको, 1 अपॉन 10 ब्रैकेट में सिग्मा एक्स वाई 305 दिया हुआ है, माइनस सिग्मा एक्स 60, सिग्मा वाई 60, n इज अगेन 10, तो ये कैंसिल करोगे 360 आएगा। अब 360 माइनस 305 55 बनता है, तो 55 माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय 10, तो माइनस 5.5 ये कोवेरियंस है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस। अगर ये कोवेरियंस का वैल्यू है तो आपको अब वो निकालना है r की वैल्यू। सो r आप लिख सकते थे एज कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय sigma x and sigma y, variance of x and variance of y. Also what you can do, one more thing you can do, जो ये नंबर आपका आता है बहुत ध्यान से इसको समझना, ये माइनस 5.5 जरूर लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला तब एग्जिस्ट करता है जब आप कौन सा लिखोगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, करेक्ट। इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तब तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं माइनस 5.5 और अब फॉर्मूले में रखूंगा दूसरा फॉर्मूला वेरिएंस का, तो वो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली या तो वेरिएंस आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, और इफ यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, जो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूले 3 पढ़े थे, इन तीनों फॉर्मूले से अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज करना चाहें, इन तीनों फॉर्मूले में अगर मैं डायरेक्टली ये रख दूंगा तो देन ऑल्सो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि इनसे 1 अपॉन n कैंसिल हो चुका था, जो गलत है अपने आप में। इधर पुट एवरीथिंग लाइक दिस और पुट एवरीथिंग लाइक दैट, दोनों में से कुछ भी एक करना पड़ेगा, लेकिन दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते तुम, कि ये रख दे रहे हैं यहाँ पे नीचे वाला ये फॉर्मूला और ऊपर ये कोवेरियंस वाला फॉर्मूला, दैट इज रॉन्ग टू कैलकुलेट। तो हम पूरा ही एक साथ निकालेंगे, जितना इन्होंने दिया है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और तुम देखोगे बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, इतना कोई याद करने में दिक्कत होती नहीं है इस फॉर्मूले को। मैं आपको एक बार दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ कि फॉर्मूले को याद कैसे करना है। सो आर की जो वैल्यू होने वाली है वो देखो क्या आएगी, आपको लिखना होगा सिग्मा एक्स वाई, जो एक्चुअल में यहाँ लिखते थे माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 अपॉन एन था, वो नहीं है यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट हैपेंस, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, बस इधर y था क्योंकि दोनों का कोवेरिएंस साथ में निकाला, यहाँ सिर्फ x निकालने, तो x में y की जगह x मल्टीप्लाई हो गया, y की जगह x मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करते हैं, सिग्मा y का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n सिग्मा y का होल स्क्वायर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज बेटर। तो आपको कोवेरिएंस अलग से निकालना था इसलिए वो फॉर्मूला यूज किया, वरना उसको हम यूज नहीं करते, डायरेक्टली ये यूज करते हैं। अब वैल्यूज रखो, सिग्मा xy की वैल्यू 305 आएगी, माइनस 1 अपॉन 10 into 60 into 60 whole divided by root sigma x square is 400 minus 1 upon 10 into 60 का स्क्वायर, क्योंकि ये 60 था होल स्क्वायर कर रहे थे तो कुछ ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको, इसका स्क्वायर रूट लेना, डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर इज 580 माइनस 1 अपॉन 10 into 60 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3600 डिवाइड बाय 60 360 आएगा, जब भी 360 आएगा तो आपको मिल जाएगा ऊपर, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 360 305 माइनस करोगे तो माइनस का 55 आ गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो एक स्क्वायर कटेगा, 400 माइनस 360 रूट का 40 आएगा, और यहाँ पे 580 माइनस 360, 60 का 20 एंड 220 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब 20 इंटू 2, 20 इंटू 6, आप चाहे जैसे भी कैलकुलेट करो, इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा इट विल बी 0.5863, 0.5863। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज पुराने वीडियोस को जाओ देखो समझो, तभी तो सीखोगे यार। अब देखो ये फॉर्मूला दिया है,
बहुत इजी फॉर्मूला दिया है, कोई इसमें दिक्कत आपको होगी नहीं, डायरेक्ट चीजें दे रखी हैं, डायरेक्ट चीजें, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज पता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, दिस इज द केस, तो वी नो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो ऊपर क्या लिखते थे, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये आता था ऊपर। नीचे आता है स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। अब अगर हम इसी में बात करें तो वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y लिखते हैं, ऑब्वियसली वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो वेरिएंस ऑफ x हमने ऑलरेडी इसी में पढ़ा था जब डिस्पर्जन पढ़ रहे थे। इसका फॉर्मूला होता है कि भाई हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाय n, करेक्ट। और इस पूरे मतलब ये आपका वेरिएंस आता था, डिफरेंस का मतलब स्क्वायर्स का सम करते थे, डिफरेंस फ्रॉम द मीन के स्क्वायर्स का सम रहता था और उसका हम एवरेज ले लेते थे, तो n आ जाता था। अब इसी को यहाँ पे अगर हम वापस से रखते हैं वैल्यू को, तो n ऊपर से भी कटा है नीचे से भी कटेगा, n तो रहेगा नहीं। सो मुझे मालूम है कि इट विल बी वेरिएंस ऑफ x की जगह ये r की वैल्यू है, तो r जो आएगा बच्चों सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। प्लीज ये स्क्वायर रूट मत लेना वरना तुम गलत कर दोगे, स्क्वायर रूट अगर लिया वहीं बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये समेशन का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से उसका मतलब ही नहीं है, ये पहले सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट बाद में सॉल्व होगा। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म भाई। वैल्यूज रख दो, वैल्यूज क्या रखेंगे, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये 122 आपको दे रखा है, 122 डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, हमें n की देखो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें करोगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का इसका स्क्वायर 136, तो रूट ऑफ 136 इंटू रूट ऑफ 138, यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, ऐसा आपको कुछ मिल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, इसको आप आराम से सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आपका आंसर मिलेगा इधर से, ये मिल जाएगा 0.89, आप चेक कर सकते हो अपना आंसर यही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस, एंड अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, सब कुछ मिल जाएगा। कंप्यूट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म फॉर 6 मंथ, ये 6 महीने का दिया है, इनका सेल्स और एक्सपेंडिचर का आपको एक टेबल बना के सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हाउ विल यू मेक अ टेबल, सेल्स को हम दे देंगे एक वेरिएबल का नाम विच इज एक्स, एक्सपेंस को हम y बोलते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है तुम किसको क्या बोलना चाहो, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है वो बोलो, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम्हें सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, 21 30 27 5 कितने हैं, 6 क्वांटिटीज हैं, लास्ट में आ रहा है 7 5, लास्ट में 5 आ रहा है, ऑब्वियसली 6 डिवाइड होगा नहीं, तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट वी आर गोइंग टू यूज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये यू और वी वाला भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, वी राइट सेल्स यहाँ पे, सेल्स एज द वैल्यू x, एक्सपेंस एज द वैल्यू y, हमें x चाहिए y चाहिए, हमको एक्स वाई भी चाहिए, लेकिन इट्स बेटर टू यूज यू वी क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं और हम आराम से इसको छोटी कर सकते हैं, तो u विल बी x माइनस ए एंड v विल बी y माइनस b, a एंड b कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, बेटर ये रहता है कि बीच वाली वैल्यूज लो। अब देखो इसमें 18 20 27 20 21 29 दिया है, तो मेरे लिए बेटर क्या है, मैं 21 वैल्यू ले लूंगा एज ए, 21 को ए ले लूंगा और इसमें से कुछ भी आप बी ले सकते हो, तो 28 29 30 27 28 ऐसे ही दी हुई वैल्यूज, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप 27 को ले लो, तो इट्स फाइन, आप किसी वैल्यूज को भी ए और बी ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोकता नहीं है। फिर हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए उनको समझते हैं, हमें यू वी मिल जाएगा, तो वी नीड अ कॉलम एज यू वी, हमको यू स्क्वायर भी चाहिए, हमको वी स्क्वायर भी चाहिए, दैट्स ऑल वी नीड, इतना हमारा हो जाएगा काम इसमें, तो वी जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड सॉल्व इट। तो लेट्स ड्रॉ लाइंस, एंड लाइंस फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ओके लेट्स मेक अ लाइन, 5 6 ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो भाई खत्म।
तो हो गया ये, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स इट। अब वैल्यूज को क्या अलग से लाइन बनाए, तो इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस। देखो सेल्स यहाँ पे 18 थी, एक्सपेंस 23 था। सेल्स 20 थी, एक्सपेंस 27 था। ये 27 था, ये 28 था, ये 20 था, ये भी 28 था, ये 21 था, तो तुम्हें इधर 29 मिला, और उधर 29 था तो 30 मिला। तो जैसे सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, वो भी हमको दिख रहा है यहाँ पे होते हुए। इट्स फाइन, जस्ट सिंप्लीफाई इट। हमने क्या बोला था, हम 21 को ए ले लेंगे और 27 को बी ले लेंगे। तो हमें x माइनस है, 18 माइनस 21 करोगे तो -3 मिलेगा, 20 माइनस 21 करोगे तो -1 मिलेगा, 27 माइनस 21 करोगे तो 6 मिलेगा, 20 माइनस 21 करोगे अगेन -1 मिलेगा, एंड 21 माइनस 21 में तो 0 ही आएगा, 29 माइनस 21 में यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल वैल्यूज मिलती हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। ठीक है, ये छोटा नहीं, वैल्यूज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बेटर दिस वे, थोड़ा सा नीचे जगह चाहिए हमको। दिस इज ओके। यहाँ पे थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट इट अगेन। 18 minus 21 minus 3, 20 minus 1 is -1, 27 minus 21 is 6, 20 minus 21 is again -1, and 21 minus 21 is 0, 29 minus 21 is 8। तो इससे मुझे मिलेगा सिग्मा यू की वैल्यू। वी नो वी नीड सिग्मा यू, ऑब्वियसली वी नीड। तो -1 -3 -5 6 +1 8 9, ये वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर ऐसे v निकालोगे, 23 minus 27 -4, 27 minus 27 0, 28 minus 27 1, 28 minus 27 1, 29 minus 27 2, 30 minus 27 3। तो सिग्मा v देखोगे आप, तो इन सबको ऐड करो, -4, ये 4 कैंसिल, सिर्फ 3 आ जाएगा। u और v निकालना है, तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 6 मिलेगा, -1 0 एंड 24। जस्ट ऐड देम अप। ऐड करोगे 24 12 36 36 6 42 -1 41। तो सिग्मा uv की वैल्यू आपको 41 मिल जाएगी। u स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिखना है, तो 9 1 36 1 0 64, ऐड देम ऑल अप। तो 90 64 96 100 हो गया, 110 111 हो गया। तो सिग्मा का u स्क्वायर इज 111, एंड v स्क्वायर देखेंगे तो 16 0 1 1 4 एंड 9। इनको आप ऐड करोगे, 16 4 20 9 31 30 31 आ रहा है। सिग्मा का v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31। so this is what you will be getting। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है r का, एंड वी आर डन। तो r का फॉर्मूला इसमें जो आता है, वो आता है सिग्मा uv माइनस 1 अपॉन n सिग्मा u सिग्मा v डिवाइडेड बाय सेम फॉर्मूला, बट u और v में इंडिविजुअली स्क्वायर रूट के साथ। तो सिग्मा u का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस साइन लगा के सिग्मा v का स्क्वायर -1 upon n sigma v का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू यू नीड टू राइट। uv आपको दिया है 41 -1 upon n। n कितना है भाई, n है अपने पास 3 3 6, तो टोटल 6 क्वांटिटीज हैं, तो 1 अपॉन 6 इंटू u। u की वैल्यू, सिग्मा u की वैल्यू है 9 और v की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर सिग्मा v का u का स्क्वायर। तो सिग्मा u का स्क्वायर 111 था, -1 अपॉन 6 इंटू सिग्मा u का होल स्क्वायर, तो 81 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे भी काम करेंगे, 100 v का कितना था, सिग्मा v का स्क्वायर 31 था, तो वी राइट 31 -1 अपॉन 6 इंटू सिग्मा v का स्क्वायर 9। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो देखो 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे भी 3 से काटोगे, तो 3 2 टाइम्स एंड 3 इंटू 27, 3 2 टाइम्स 3 इंटू 3। अब इसको सब में सिंप्लीफाई करोगे, सबसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल होकर इधर आएगा, 82 माइनस 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 222 माइनस 27 स्क्वायर रूट ऑफ 662 माइनस का 3। 2 कहाँ गया, गायब हो गया, ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट 71 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 222 माइनस 27। अगर 22 हटाते
तो 100 मतलब 200 होता है, 5 हटा के 195, तो स्क्वायर रूट ऑफ 195 इंटू 62 माइनस से 59, तो ये वैल्यू आपको देखो मिल जाएगी और इस तरीके से आपका आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द नंबर यू विल बी गेटिंग इज अ पॉजिटिव नंबर व्हिच इज 0.68। इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 0.68 एंड दैट इज द आंसर। अब मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, बट दिस थोड़ा सा एरर अगर हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट फाइन, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर एकदम क्लोज है, 0.68 आंसर है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम कैलकुलेट से, मतलब थोड़ा तो ऊपर नीचे हो ही सकता है डेसिमल प्लेसेस में, बट वी आर क्लोज एंड दिस इज द आंसर, इट्स फाइन। आप आंसर निकालोगे तो मे बी आपका थोड़ा सा 0.66 हो सकता है, 65 हो सकता है, 67 हो सकता है, एक्सेप्टेबल है, कोई इसकी टेंशन मत लेना, एंड दिस इज योर आंसर, होल आंसर, एंड आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी निकालना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे भी आप जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखो 6 + 2 8 + 4 12 12 + 9 21 22 22 एंड 3 25 30 38 आ रहा है और हमारे पास टोटल क्वांटिटीज 8 हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन आएगा अगर हम एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार नहीं निकालेंगे, एक्स वाई में ही कर लेंगे, आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक्स माइनस एक्स बार करके कोई फायदा नहीं है, हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं या यू और वी का मेथड तुम दोबारा से यूज कर सकते हो। तो यू वी करो, परफेक्ट है, आप उससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये सिमिलर है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ देते हैं। तो आगे भी देखते हैं जो डिफरेंट हो थोड़ा, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको देख लेते हैं 65 67। ये बहुत ही लीनियर फॉर्मेट में होता है, वेट और हाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ फादर, इसको आप x मान लोगे, इसको y मान लोगे, वेट फादर और सन का वेट का क्या कोरिलेशन है हमको ये देखना है। ओके, जनरली फादर का वेट ज्यादा है, इसमें सन ज्यादा है, इसमें भी सन ज्यादा है, इसमें भी सन ज्यादा है, तो क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हर एक चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं एक कॉलम बनाऊं x का देन y का, नंबर्स बड़े हैं तो आई विल ऑलवेज टेक u एंड v। u होता है x माइनस a और v होता है y माइनस b। a एंड b इज ऑफ योर चॉइस, जो आपको अच्छा लगे। यू नीड टू फाइंड अ u स्क्वायर, यू नीड टू फाइंड अ v स्क्वायर, यू नीड टू फाइंड अ uv। दीज आर द वैल्यूज दैट यू नीड टू टेक। अब इन वैल्यूज को लेना है और इनकी एक टेबल बना लेनी है। इसको मैं जरा इधर कर देता हूँ, जस्ट टू लेट्स लॉक इट हियर, यहाँ से हिलेंगे भी नहीं अब ये। ओके, ये हो गया, गुड, इरेज भी नहीं होंगे, बढ़िया। अब यहाँ पे लाइन बना लेते हैं। लाइन बनाओगे जब आप इस तरीके से, तब में फटाफट हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ओके, सो वी आर डन विद द लाइनिंग। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग जाएगी बस, एंड वैल्यूज रख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें भी बना सकते हो, बट सच कोई दिक्कत नहीं है। कितने थे क्वांटिटीज, 3 5 8 क्वांटिटीज हैं, तो विल राइट 65 66 67 67 68 69 70 and 72, these are the quantities you're getting। y में देखते हैं 67 68 65, फिर से 68 72 72 69 and again 71। u होगा x माइनस ए, टेक एनी वैल्यू यू वांट, जहां पे भी तुम्हें सही लगे। जैसे इसका मैं 68 लेना मेरे को सही लग रहा है, 68 ले लो, 69 ले लो, जो नंबर तुमको अच्छा लगे। 68 दो बार कैंसिल होगा, 67 ले लूंगा, यही नंबर ले लेते हैं। तो 65 माइनस 67 आपको -2 मिल जाएगा, ये a है ये b है। 66 माइनस 67 -1, 67 माइनस 0, ये भी 0। 68 माइनस 67 1, 69 माइनस 68 67 2, 70 माइनस 67 3, 72 माइनस 67 5। तो इनको आप ऐड करोगे आपको सिग्मा का u मिलेगा, और सिग्मा u की वैल्यू सबको ऐड करके -2 1 कैंसिल 5 3 8 वैल्यू आ गई। देखो इतनी आराम से वैल्यू मिल जाती है। v को कैलकुलेट करोगे 67 माइनस 68 -1, 68 माइनस 68 0, 65 माइनस 68 -3, ये तो भी 0 हो जाएगा। 72 माइनस 68 is 4, 72 minus 68 is again 4, 69 minus 68 is again 1, 71 minus 68 is 3। तो ये वैल्यूज को सिंपलीफाई करो, 3 1 कैंसिल, यहाँ पे भी सिग्मा v 8 आ जाएगा। वैल्यूज आप खुद समझोगे, अगर n 8 है, इसका n हमको दिख रहा है 8 है, n की वैल्यू इस केस में 8 आ रही है, वी कैन यूज एनीथिंग वी वांट। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज कर सकते थे, मुझे ये वाला ज्यादा फीसिबल लग रहा है तो मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आपको अगर दूसरा फॉर्मूला फीसिबल लगता है तो बी माई गेस्ट, यू कैन यूज दैट, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं।
फिर बढ़ते हैं u स्क्वायर पे, इसके स्क्वायर करके लिखना आपको, विच इज 4 1 0 0 1 4 9 25, इनका सम कर लेते हैं, सिग्मा u का स्क्वायर 25 9 34 38 39 40 44, तो 44 मिल रहा है। सिग्मा v का स्क्वायर देखेंगे, सिग्मा v का स्क्वायर पहले v स्क्वायर करेंगे, 1 0 9 0 16 16 1 एंड 9, तो 16 16 32 32 एंड 2 34 34 एंड 9 43 9 52 52 मिल जा रहा है। ओके, सिग्मा v का स्क्वायर इज 52, u और v इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, विच इज 2 0 0 0 4 8 3 50। ठीक है, सिग्मा यूवी निकलेगा, यहाँ पे सिग्मा यूवी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, देखो 2 3 2 8 10 14 14 3 17 17 एंड 15 32, तो यूवी आ जाएगा आपका 32। दीज आर द वैल्यूज यू आर गेटिंग। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है आपको आर की वैल्यू, सो आर का फॉर्मूला हमने बताया, डिस्कस किया, सिग्मा यूवी माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा u का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा u का होल स्क्वायर, करेक्ट। और ये स्क्वायर रूट में पूरा एक साथ आप स्क्वायर रूट लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। सिग्मा v का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा v का होल स्क्वायर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने कर लिया, टेबल बना ली, टेबल बनाने में बस मेहनत है, ये थोड़ा सा मेहनत वाले ही चैप्टर है। 32 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 8 यू और वी दोनों 8 थे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा यू का स्क्वायर था 44 44 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 8, फिर रूट के अंदर इसका v का स्क्वायर था 52 माइनस 1 अपॉन 8, v की वैल्यू भी सिग्मा v की वैल्यू भी 8 इंटू 8, तो यहाँ से एक एक 8 हटा देंगे हम, यहाँ से भी एक 8 हट जाएगा, 32 माइनस 8 24 बचेगा, और 44 माइनस 8 का 36, और यहाँ पे आ जाएगा 52 माइनस 8 टू 44 आ जाएगा, ये तो 6 होता है 4 बाय 44, 4 बाय रूट 44 आ रहा है, विच इज जस्ट 2 रूट 11, 2 बाय रूट 11 मिल जाएगा, जो ट्रांसलेट होता है 0.603, 0.603, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू और द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू पुट इन द वैल्यूज। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ये वैल्यूज रखने में हो सकता है ऊंच नीच एक दो नंबर की हो सकती है, गलती हो सकती है स्क्वायरिंग में भी, क्योंकि इस तरीके से टेबल पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों होता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जो आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मूला जो समझा रहा हूँ, वैल्यूज कैसे रखनी है वो कभी गलत नहीं बताऊंगा। वैल्यूज गलत रख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज गलत कैसे, मतलब वैल्यूज रखनी कैसे, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी सेम है, नंबर और सीरियल नंबर दिया है, यू कैन इग्नोर दिस कॉलम, इसको आप कंप्लीटली इग्नोर भी कर दोगे, इट्स जस्ट मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का एक कोरिलेशन, आप यूवी फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। अब मैं वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट of correlation, arithmetic means of x and y series are 6 and 8 respectively। मतलब कि जब मुझे ये दिया ही है, यानी कि सिग्मा, ऐसे सोचो कि सिग्मा x दिया है मुझे, बट क्या मुझे जरूरत है, मुझे दिख रहा है कि मुझे x बार पता है 6 है और y बार पता है कि ये 8 है, वी नो दिस, ठीक है, वी नो दिस, इतना हमको पता है। एन अरिथमेटिक मीन्स ऑफ सीरीज y सीरीज 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ये अननोन क्वांटिटी भी दी गई है अपने को, अननोन क्वांटिटी भी दी है, बट इट्स फाइन इफ आई ऐड इट। अगर ये दिया है तो सिग्मा y कितना होगा, सोचो, सिग्मा y होगा 8 इंटू 5, क्योंकि क्वांटिटीज थी 1 2 3 4 5, तो 8 इंटू 5, तो हमें 40 मिलेगा। सिग्मा y इन सबका सम होता है 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7 प्लस दिस अननोन क्वांटिटी 20 28 35 x 5 आ जाएगा। तो जो ये अननोन क्वांटिटी थी बेटा, ये 5 मिल जाएगी। द मोमेंट यू गेट इट, आप आराम से सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बस इनडायरेक्टली आपको ये निकालना था, अननोन क्वांटिटी निकालनी थी, एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी वेरी इजीली। हमें यहाँ पे देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है उसको समझना है। वी मेक अ टेबल ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, एक्स वाई। अब वी डोंट नीड दिस, अभी इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई किया था आपके समझने के लिए। यहाँ पे हमको चाहिए एक x माइनस एक्स बार चाहिए, मुझे y माइनस वाई बार चाहिए,
x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए, और एक कॉलम और चाहिए होगा। हमें लगता है सबसे छोटा, बट एक्चुअली नहीं है। सबसे छोटा वो एक्स वाई वाली वैल्यूज ही होती हैं। हमें एक लास्ट कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बस खत्म। अब हाँ ठीक है, हो गया खत्म। अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज वी नीड दैट राइट स्पेस टू कैलकुलेट थिंग्स। तो इधर ले आते हैं, यस ठीक है ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूज है नहीं, तो सिंप्लीफाई करने में कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। 6 2 10 4 एंड 8। y की वैल्यू 9 11, we calculated that 5 8 and 7। x माइनस एक्स बार, और x बार 6 है, x बार 6 है, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 प्लस 4, ठीक। 2 माइनस 6 प्लस 4 हो गया। अब 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2। मुझे इसका सम नहीं चाहिए, मुझे उसका भी सम नहीं चाहिए। y माइनस 5, 9 माइनस 8 इज 1, 11 माइनस 8 इज 3, 5 माइनस 8 इज माइनस 3, 8 माइनस 8 इज 0 एंड 7 माइनस 8 इज माइनस 1। अगर आप नोटिस करोगे ये कॉलम्स हमेशा 0 ऐड अप करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मीन से वेरिएशन देख रहे हो सारी क्वांटिटीज का, तो इट विल ऑलवेज बी 0। ऑब्वियस सी बात थी। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 0 16 16 4 4, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 1 9 9 0 एंड 1। अब इनका सम मुझे चाहिए। अब इसका सम में करूंगा तो 20 20 40 आ जाएगा, इसका सम में करूंगा तो 20 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। दिस इज 0, दिस इज माइनस का 12, अगेन माइनस का 12, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन माइनस का 2। तो इनका मैं सम करूंगा तो मुझे माइनस का 26 मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 40 था, नहीं ये तो माइनस 26 था, तो न्यूमरेटर में तो इनका लास्ट वाला जो कॉलम बना है वो आएगा, और डिवाइड आप करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 40 से इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20 से, तो आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 26 एंड इधर रूट 20 20 आ जाएगा into root 2। This is the value that you are getting। अब simplify करोगे तो 13 divided by 10 and you can simplify it further and आपको जो overall answer मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.919 माइनस साइन के साथ 0.919, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को भूलना नहीं था। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने सिखाया था ऊपर नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एंड ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड ये इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अभी आपको इनकरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है। हमें करेक्ट वैल्यूज चाहिए। वी नो कि भाई बहुत सारी वैल्यूज में यहाँ पे गड़बड़ हुई है, घपला हो गया है। तो ऑन रीचेकिंग एक ही पेयर, एक ही वैल्यूज में हुआ है। 11/4 was wrongly copied while the correct pair being 10/14। 11/4 लिख दिया, लिखना क्या था 10 and 4। तो देखो कैसे आपको करना है। सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स इज ऑल द करेक्ट वैल्यूज। तो देखो 30 आ रहा था, इसमें से मैं जो गलत है उसको हटा दूंगा। गलत क्या था? 11 गलत था, समीशन ही तो है। 11 गलत था और 10 ऐड कर दूंगा। जब मैंने ये काम किया तो मुझे नेट माइन 1 का लॉस हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ओवरऑल मुझे 29 मिल गया। दिस इज द करेक्ट वैल्यू। मैं करेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स की। सेम विद सिग्मा वाई ऑल्सो। ये वैल्यू 5 दी थी, इसका समीशन 5 आ रहा था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था, उसको हटा देंगे और जो सही क्वांटिटी थी उसको लिख देंगे, 14 लिख देंगे, तो ओवरऑल ये 15 बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई। सेम विद सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सेम भाई एक्स स्क्वायर 670 आपको दिया था, जो गलत वैल्यू है विच इज 11, उसी का स्क्वायर ऐड हुआ होगा, तो उसके स्क्वायर को माइनस करना है। ये 121 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है बच्चों। आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे सर ये 121 क्यों आया? क्योंकि 11 का स्क्वायर था यहाँ पे, और इसमें मैं सही का स्क्वायर ऐड करूंगा। 10 वाज द करेक्ट नंबर, तो इसका स्क्वायर ऐड करूंगा तो प्लस का 100 भी तो आएगा। माइनस किया क्योंकि 11 था, प्लस किया क्योंकि 10 था, इक्वल्स टू 670 में मतलब 21 आपको माइनस कर देना है, तो 649 मिल जाएगा, 649। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर लिखेंगे। सिग्मा वाई स्क्वायर में 285 है, और माइनस बाई 4 का स्क्वायर 16,
और प्लस करेंगे 14 का स्क्वायर 196, तो नेट गेन हुआ 180 का। अगर आप इसमें 100 जोड़ते तो 385 180 का गेन हुआ, ठीक है। अगर आप 100 जोड़ते 385 आता, और आपको 80 और जोड़ना है तो 465 आ जाएगा। दिस इज 465, ओके। फिर सिग्मा एक्स वाई, दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी बट नॉट वेरी ट्रिकी। सिग्मा एक्स वाई कैसे निकालोगे? करेक्ट मतलब इनकरेक्ट वैल्यू 334 थी, इसमें से माइनस करेंगे। सिग्मा एक्स वाई है क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई एक्स वाई, तो माइनस करेंगे 44 और प्लस करेंगे जो सही है 140। तो 44 माइनस किया तो आपका 290 बचा, 290 में 40 ऐड किया तो 330 430 आ जाएगा। तो यहां से ओवरऑल वैल्यू आपको 430 मिल जाएगी, ठीक है, 430। नाउ यू गॉट द करेक्ट वैल्यूज फॉर एवरीथिंग। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। बड़ा सिंपल सा था, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। दैट्स इट ना, बिल्कुल इन दोनों पे लगेगा स्क्वायर रूट। लो भाई हो गया, फॉर्मूले वैल्यूज रख देते हैं। r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई विच इज करेक्ट वैल्यू 430 माइनस 1 अपॉन n। n कितना दिया था सवाल में? n दिया था 12 पेयर्स, 12 आ जाएगा। 1 अपॉन 12 इंटू सिग्मा एक्स विच इज 29 इंटू 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर करेक्ट वैल्यू 649 माइनस करेंगे 1 अपॉन n विच इज 1 बाय 12 इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 29 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब सिंपलीफाई आपको करना है, इसमें मेहनत वाला काम है और कुछ भी नहीं। सिग्मा वाई का स्क्वायर इज 465 माइनस 465 माइनस करेंगे 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन 12 इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई 15 था तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड वी आर डन, ऑलमोस्ट डन। अब इसको जब तुम सिंपलीफाई करोगे, मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7747। दिस इज द आंसर यू गेट व्हाइल यूजिंग द कैलकुलेटर। अब बिना कैलकुलेटर के करोगे, बिल्कुल आपको बिना कैलकुलेटर के करना है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मिल सकता है एंड बट स्टिल लॉजिक समझ में आना चाहिए। और बोर्ड भी इतना मतलब निर्दयी नहीं होता कि आपको एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा कि इसी में फंसे रहो, है ना। टीचर्स होते हैं, स्कूल में तो बेटा मिल सकता है, क्लास 11th में तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ 12th के लिए तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस करने से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस वाज द होल एक्सरसाइज जो हमारी थर्ड सिक्स्थ एक्सरसाइज थी। एंड इसके बाद हमें बस एक एक्सरसाइज और करनी है जो होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, वो भी कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे एंड ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। तो कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहो तो मेरा ऐप डाउनलोड करो, आराम से डाउनलोड करके मेरे को डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस मतलब दिस एक्सरसाइज। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।